हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि TFWS सीट की कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट रिलीज हो गई है और अब एज पर रीप शेड्यूल कॉलेज रिपोर्टिंग के राउंड स्टार्ट हो गए हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रीप में टोटल 8 राउंड्स हैं, जिसमें से फर्स्ट राउंड जो कि TFWS राउंड है उसकी लिस्ट कॉलेज अलॉटमेंट की रिलीज हो गई है। तो ये जो TFWS की सीट्स होती हैं ये बहुत कम होती हैं। 600 से 800 सीट्स के लिए अभी जो लिस्ट है वो रिलीज हुई है। जो राजस्थान के मूल निवासी बच्चे हैं वो परेशान हो रहे हैं कि उन्हें कॉलेज अलॉट नहीं हुआ इस राउंड में। तो जैसे कि इस राउंड में सिर्फ 600 से 800 सीट्स पर ये रिजल्ट डिक्लेयर होता है, क्योंकि TFWS सीट्स बहुत कम होती हैं। तो जो राजस्थान के बच्चे हैं उनकी जो मेन मेरिट है, मेन लिस्ट है, वो 16 अगस्त को आएगी, तो इसलिए वो परेशान ना हो। काफ़ी स्टूडेंट्स TFWS में ज़्यादातर स्टूडेंट्स के क्या चॉइस एग्जॉस्टेड दिखा रहा है, तो वो भी परेशान ना हो, वो रेगुलर चेक करते रहें, क्योंकि TFWS के 3 राउंड हैं। तो 3 राउंड में क्या होगा कि ऑटोमेटिकली जो चॉइस एग्जॉस्टेड के कैंडिडेट हैं उसमें कुछ एक स्टूडेंट्स को, थोड़े बहुत स्टूडेंट्स को चांसेस हो सकते हैं मिलने के कि उनको जो TFWS के अपवर्ड मूवमेंट्स के जो राउंड हैं उनको कोई कॉलेज मिल जाए। तो वो अपना चेक करते रहेंगे जिनकी अच्छी मेरिट थी और जिनके चॉइस एग्जिस्टेड दिखा रहा है। बाकी स्टूडेंट घबराए नहीं, उनका जो रिजल्ट है मेरिट का वो 16 अगस्त को आएगा। तो राजस्थान के जो मैक्सिमम बच्चे हैं उनका जो रिजल्ट है कॉलेज अलॉटमेंट का वो 16 अगस्त को आएगा, उनको 16 अगस्त को कॉलेज अलॉट होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि अब कॉलेज रिपोर्टिंग राउंड तो स्टार्ट हो गया है, तो अब आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में वेरीफाई कराने होंगे। अभी तक तो आपने रीप में जो डेटा सबमिट कर दिया, जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, उनको रीप ने सही मानकर आपको रैंक अलॉट कर दी, कॉलेज अलॉट कर देगा। बट इम्पॉर्टेंट बात आती है कि अब आपको डॉक्यूमेंट्स फिजिकली वहां पर लेकर प्रेजेंट होना पड़ेगा और अपने डॉक्यूमेंट्स शो करने होंगे। तो स्टूडेंट्स को डॉक्यूमेंट रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। इस वीडियो में भी मैंने कंप्लीट डिटेल्स आपको बताई हैं, तो वीडियो पूरा ध्यान से देखना। काफ़ी स्टूडेंट्स क्या है, स्टार्टिंग में एक दो बात सुन के अधूरा ज्ञान लेकर हट जाते हैं। तो अधूरा ज्ञान लेने से क्या होती है, दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए आप पूरा वीडियो देखना और हर बात को ध्यान से समझना। उसके बाद फिर भी कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज है, तो कमेंट करके पूछना। मैं ज़्यादातर क्वेरीज को वीडियो में ही डिस्कस कर लेता हूँ। जो भी प्रॉब्लम्स स्टूडेंट को आती हैं उनको वीडियोस में ही डिस्कस कर लेता हूँ। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी रह जाती है अच्छे से सुनने के बाद, तो आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, कि आप अगर चैनल में कंटेंट को देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पर डिटेल्स इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जो नए जुड़ रहे हैं मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मुझे सपोर्ट करें। और आपको मैंने बता दिया कि ये 4 ईयर जर्नी है, 4 साल की जर्नी, मैं आपके साथ ही रहने वाला हूँ। आपको आगे भी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं एज ए स्टूडेंट, तो उन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको यही मिलता रहेगा। और बाकी जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो तो, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उनको ज़रूर मेरे वीडियो से हेल्प मिल रही होगी और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा इस पूरे प्रोसेस में उनकी हेल्प कर पाऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो इस वीडियो का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि आपको रिपोर्टिंग के टाइम पर कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर प्रेजेंट होना है, जब आपको कॉलेज रिपोर्ट करना है तब कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। उसके बाद कॉलेज रिपोर्ट हो जाता है, उसके बाद भी कॉलेज को कुछ और रिक्वायरमेंट्स की जरूरत होती है जो कि यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट के लिए रिक्वायर होते हैं। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, काफ़ी कॉलेज इनको स्टार्टिंग में ही ले लेते हैं। उसके बाद कॉलेज से आपको क्या क्या एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट लेनी है अपना एडमिशन कराने के बाद, तो उन सारे फैक्ट्स पर बात की है। स्टूडेंट्स क्या है कि पूरा देखते नहीं है, आधा अधूरा ज्ञान लेकर चले जाते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स को मैं शुरू में ही थोड़ा सा बता देता हूँ। उम्मीद तो यही करता हूँ कि वो पूरा ध्यान से सुनेंगे, लेकिन फिर भी उनका नुकसान ना हो तो मैं स्टार्टिंग में कुछ बातें बता देता हूँ कि आपको आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके आपको 2 सेट्स रेडी करने हैं, उनकी फोटोकॉपीज करा के। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हम डिस्कस करेंगे उनके
2 सेट्स की फोटोकॉपी आपको बनानी है। जो आपको फी रिसिप्ट वहां से मिलेगी, जिस भी कॉलेज में आपने रिपोर्ट किया है, तो उस फीस रिसिप्ट की भी आप कॉपी रख लें, फोटो कॉपी रख लें, 2 सेट्स ऑफ फोटोज कॉपी रख लें। वो आपको अपवर्ड मूवमेंट करेंगे तो अपवर्ड मूवमेंट कॉलेज में आपको फी रिसिप्ट की कॉपीज की रिक्वायरमेंट होगी, उसके 2 सेट बना लें जो फी रिसिप्ट मिलेगी। काफी स्टूडेंट्स क्या है कि रीप के पोर्टल को मोबाइल फोन पर ओपन करते हैं, तो उनको क्या है कि काफी चीजें विजिबल नहीं हो पाती, उसमें काफी चीजें विजिबल नहीं हो पाती, तो वो बोलते हैं मेरे तो ये शो नहीं कर रहा, मेरे ये शो नहीं कर रहा। तो ऐसे स्टूडेंट्स को एडवाइस है कि वो मोबाइल में काम कर रहे हैं तो उसका डेस्कटॉप मोड ऑन कर दें। सेटिंग्स में जाके डेस्कटॉप मोड का ऑप्शन होता है, डेस्कटॉप मोड ओपन करेंगे तब काम करेंगे, तो रीप की वेबसाइट का सब कुछ पार्ट उनको विजिबल होगा डेस्कटॉप मोड में। क्योंकि ये ज़्यादा डेस्कटॉप फ्रेंडली वेबसाइट बनाई हुई है, मोबाइल फ्रेंडली थोड़ी कम है, तो इसलिए मोबाइल पर कई बार विजिबिलिटी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसलिए डेस्कटॉप मोड पर वर्क करेंगे तो आपको सब कुछ विजिबल होगा। और एक और एडवाइस है कि आप आपके सभी डॉक्यूमेंट्स की क्या करें, स्कैन्ड कॉपीज बनाकर रख लें, उनकी सॉफ्ट कॉपी बनाकर रख लें अपने मोबाइल में या जीमेल पर उनकी सॉफ्ट कॉपी बनाकर रखें। ये सब मैं बताऊंगा क्यों जरूरी है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना। आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि डॉक्यूमेंट्स ही तो हैं, हम में कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम कर लेंगे, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप कॉलेज में रिपोर्टिंग करोगे, जैसे ही आप कॉलेज में रिपोर्ट करते हो, तो वहाँ पर जो एडमिशन अथॉरिटी होती है वो अपना स्टाफ अपॉइंट करके रखती है जो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है। उनके पास एक चेकलिस्ट होती है, ये 1 to 13 इस तरह की चेकलिस्ट होगी, और इससे भी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो इस तरह की चेकलिस्ट होगी। और एक जो मैंने फाइल बताई है आपको, इस तरह की फाइल है, इस तरह की जो फाइल होती है वो हर स्टूडेंट्स को क्या हो जाएगी, अलॉट हो जाएगी, हर स्टूडेंट के नाम पर। हर स्टूडेंट की इंडिविजुअल फाइल बनती है। जैसे ही आप कॉलेज में रिपोर्ट करोगे तो वहाँ पर आपका नेम, एड्रेस, वो सब आपकी जो डिटेल हैं वो सब उस फाइल के ऊपर फिल होनी जाएगी, और इसी के अंदर एक चेकलिस्ट लगी होगी डॉक्यूमेंट्स की। उस चेकलिस्ट पर क्या होता जाएगा, जैसे ही जो आप डॉक्यूमेंट जमा करेंगे उस पर टिक मार्क कर देंगे, जो डॉक्यूमेंट जमा करेंगे उस पर टिक मार्क कर देंगे, उस पर टिक मार्क कर देंगे, और इस तरीके से आपके नाम की जो फाइल है वो वहाँ पर रेडी हो जाएगी, जो कि आपके 4 साल तक रजिस्ट्रार ऑफिस में रहती है, एग्जामिनेशन ऑफिस में होती है, जिसके अंदर आपका सारा रिकॉर्ड 1 to 4 ईयर्स इसी फाइल के अंदर लगता रहेगा। तो ये फाइल वहाँ पर बनेगी, जिसके अंदर क्या होगी, स्टार्टिंग में चेकलिस्ट होगी डॉक्यूमेंट्स की। उस चेकलिस्ट में क्या है कि आपके जो सभी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सीक्वेंस से जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे वहाँ पर वो लगाते हुए जाएंगे। तो 1 by 1 वो आपसे डॉक्यूमेंट मांगेंगे, उनको वेरीफाई करते जाएंगे और आपकी फाइल में लगाते जाएंगे। तो डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर आपका जो सबसे पहला आ जाता है कि जो सीट अलॉटमेंट लेटर है, सीट अलॉटमेंट लेटर आपको लेकर जाना है। उसके बाद जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था जिसके अंदर कॉलेजेस की चॉइसेस थी, उसका प्रिंट आउट जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो, उसके साथ एडिशनल कलर फोटोग्राफ भी लेकर जाने हैं। एक कह रखा है लेकिन आप 2-3 एडिशनल कलर फोटोग्राफ अपने साथ लेकर जाएं। उसके बाद आधार कार्ड हो गया, उसके बाद क्लास 10th की मार्कशीट हो गई, उसके बाद JEE का स्कोर कार्ड हो गया, क्लास 12th की मार्कशीट हो गई, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद अंडरटेकिंग फॉर्मेट उनको रिक्वायरमेंट है जिनका सर्टिफिकेट पुराना हो चुका है, वो मैं डिटेल में बताऊंगा, इसलिए वीडियो ध्यान से देखना। PWD के एप्लीकेबल है तो वो लेकर जाना है आपको। एक्स सर्विसमैन एप्लीकेबल है आपके ऊपर तो वो लेकर जाना है आपको। मूल निवास प्रमाण पत्र एप्लीकेबल है तो वो लेकर जाना है आपको। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट अगर ये एप्लीकेबल है तो ये लेकर जाना है। इसको ध्यान से देखना, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इसमें काफ़ी प्रॉब्लम है, इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा, तो इसलिए ज़रूर वीडियो ध्यान से आप देखना। उसके बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है, और फीस लेके जानी है, फीस कंपलसरी आपसे सभी मांगेंगे, तो फीस आपको लेकर जानी है जो कि आपको इंस्टीट्यूट में डिपॉजिट करनी है। उसके बाद रिपोर्टिंग के टाइम पर जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो तो वो हैं ही। उसके बाद आफ्टर रिपोर्टिंग जब आपका कॉलेज फाइनलाइज हो जाएगा तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी कॉलेजेस में जमा करने होंगे। ये बाद में जमा होते हैं, बट काफ़ी कॉलेजेस हैं वो इसको आपको रिपोर्टिंग के टाइम पर ही मांगना शुरू कर देंगे, रिपोर्टिंग के टाइम पर ही मांगना शुरू कर देंगे। तो डिटेल में मैं बताऊंगा कि आपको देना है नहीं देना है, क्या करना है, उसके बारे में मैं इसमें बात करूंगा।
अब रीप भी क्या सजेस्टेड करता है, आप कॉलेज में जा रहे हैं तो कॉलेज वाला तो क्या है कि आपसे आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर रीप ने भी आपको बता रहा है कि फ़ीस तो आपको जमा करानी पड़ेगी। अगर ये डिपेंड करता है कॉलेज रिपोर्टिंग पे कि अगर आपको वो कोई रिलैक्सेशन दे पाता है, एकदम से आपके पास उतना अमाउंट नहीं है, तो ये कॉलेज पे डिपेंडेंट करता है रिक्वेस्ट पे, बट आपको फ़ीस देनी होती है। जो स्टेट लेवल फ़ी कमेटी ने जो फ़ीस डिसाइड कर रखी है उसके अकॉर्डिंग, मैंने स्टेट लेवल फ़ी कमेटी के ऊपर भी वीडियो बना रखा है, फ़ीस क्या होती है क्या नहीं होती है, तो उसको देखकर आप अवेयर होके जा सकते हैं। उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं। सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, मतलब खुद का साइन करके वहाँ पर उसको क्या करना है, सेल्फ अटेस्टेड करना है, खुद के साइन करके सभी डॉक्यूमेंट्स पे खुद के साइन होने चाहिए रिपोर्टिंग के टाइम पे। उसके बाद यहाँ पर एडवाइस की हुई है रीप ने, नॉट टू डिपॉजिट देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एट द फर्स्ट रिपोर्टेड इंस्टीट्यूट। आप जिस फर्स्ट कॉलेज में रिपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ना जमा करें, सिर्फ फोटोकॉपी दें उनको। इन्होंने कहा है कि जब आप फाइनल कर लेते हैं कॉलेज और लास्ट फाइनल रिपोर्टिंग इंस्टीट्यूट पर पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर आप क्या करें, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप जमा कर सकें। उसके बाद ये जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको वापस मिल जाते हैं। जो भी कॉलेज होता है कॉलेज के अंदर जमा रहते हैं और ये यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट पर्पस के लिए जमा होते हैं, और जैसे ही इनरोलमेंट हो जाता है ये आपको वापस हो जाते हैं। तो ये जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं ये कॉलेज में ही जमा रहते हैं, सिर्फ एक दिन वेरीफाई होने के लिए यूनिवर्सिटी जाते हैं। तो इन बिटवीन भी आपको कभी किसी कारण से ज़रूरत पड़ सकती है अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की, तो कॉलेज वाले मना कर देते हैं कि हमारे पास नहीं, यूनिवर्सिटी गए हुए हैं, तो वो स्टूडेंट्स को सही नहीं बताते हैं, बट डॉक्यूमेंट्स उन्हीं के पास होते हैं। तो आपको अवेयर रहेंगे, तो अगर आपको किसी पर्पस के लिए नीड होगी तो उनसे अपने डॉक्यूमेंट्स निकलवा सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स कॉलेज के पास ही होते हैं। अगर आपको रिक्वायरमेंट है, कॉलेज मना कर रहा है, आनाकानी कर रहा है आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ज़रूरत पड़ने पर देने में, तो वो गलत होता है। आप एक एप्लीकेशन दें और अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जिसकी डॉक्यूमेंट्स की जिस टाइम पे ज़रूरत है तो उसको निकलवा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। बट कॉलेज दिक्कत कर देता है उसमें, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद नहीं देते हैं। अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे मैसेज करके बता सकते हो, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा कि आप कैसे प्रोसीड कर सकते हैं। तो अब 1 बाय 1 सभी डॉक्यूमेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं कि आपको रिपोर्टिंग के टाइम पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स एज पर चेकलिस्ट, जो मैंने चेकलिस्ट बताई है उसके अकॉर्डिंग कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स हैं आपको अरेंज करने हैं। तो एक बार देख लेते हैं 1 बाय 1 सभी डॉक्यूमेंट्स को। तो सबसे पहले आपको मैंने बता दिया कि नंबर 1 पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको अलॉटमेंट लेटर, ये अलॉटमेंट लेटर हो गया, ये प्रिंट आउट लेकर जाना है, ठीक है, जिसके अंदर आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, कोड, नोडल ऑफिसर, ये सारी डिटेल होगी जिसके अंदर। उसके बाद आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था उसका प्रिंट आउट आपको लेना है, कंप्लीट जो प्रिंट आउट ये है, ठीक है। उसके अंदर आपने चॉइस ऑफ कॉलेज और ये सब कुछ लिखा जाएगा, तो उसका आप प्रिंट आउट ले लें। और ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने क्या है कि चॉइस लॉक नहीं करी थी, तो चॉइस लॉक नहीं करी थी तो उनका प्रिंट आउट नहीं निकला होगा, तो लेकिन रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रिंट आउट वो निकाल सकते हैं, जो विदाउट कॉलेज चॉइस के अलावा है, सिर्फ यहाँ तक का पार्ट है, उसका प्रिंट आउट रीप के पोर्टल से अभी भी निकल जाएगा, तो वो उसका प्रिंट आउट लेकर चले जाएं। तो आपको नंबर 1 पर ये दो चीज़ हैं, इनका प्रिंट आउट लेके जाना है। फर्स्ट नंबर पर इसकी सारी डिटेल्स हैं वो चेक करेगा, आप भी चेक कर लें, इसमें कोई मिसमैच तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म था उस पर आपको अपना लेटेस्ट फ़ोटो यहाँ पर चिपका देना है। आपका जो लेटेस्ट फ़ोटो है वो आप यहाँ पर चिपका सकते हैं या इसके साइड में चिपका सकते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी फ़ोटो होगा तो उस पर ना चिपका कर उसके साइड में भी चिपका सकते हैं आप। तो ये नंबर 1 पर ये काम आपको कर लेना है। एडमिशन अथॉरिटी जिसके अंदर जितनी भी डिटेल्स हैं उनके बेसिस पर ही, आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसके बेसिस पर ही वो क्या करना शुरू कर देगा, आपकी डिटेल्स को आपके डॉक्यूमेंट से वेरीफाई करना शुरू कर देगा। और ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कॉलेज खुद भी निकाल सकते हैं, बट कोशिश करें कि आप खुद ही ले जाएं, क्योंकि वहाँ भीड़ रहती है तो आपको टाइम लग सकता है उनके प्रोसेस, अगर वो आपके लिए प्रिंट आउट निकालते हैं तो कोशिश यही करनी है कि आप ले जाएं। बट कॉलेज में भी निकल जाता है, कॉलेज वालों के पास भी एक्सेस होता है रिपोर्टिंग के टाइम, वो भी आपको ये सारे दोनों ही लेटर निकाल के ले सकते हैं। बट बेटर यही है कि आप अपना खुद का लेकर जाएं। नेक्स्ट, आधार कार्ड, ये सभी के पास होता ही है, इसमें कुछ खास बात नहीं है, ये सभी के पास होता है, तो आपको आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेके जानी है। नेक्स्ट,
क्लास 10th की जो मार्कशीट है ओरिजिनल में वो लेकर जानी है। राजस्थान बोर्ड का कुछ इस तरह का होता है, सीबीएसई कुछ इस तरह का होता है। ये बेसिकली इसलिए ज़रूरत होती है आपकी डेट ऑफ बर्थ चेक करने के लिए। तो इस डॉक्यूमेंट से आपकी डेट ऑफ बर्थ चेक हो जाएगी जो आपने फॉर्म में भरी है, तो आपका यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आरबीएसई, सीबीएसई, जितने भी स्टेट बोर्ड हैं, यूपी का, महाराष्ट्र का, बिहार का, बंगाल का, जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं, सबकी मार्कशीट वैलिड है। नायोस हो गया वो भी वैलिड है। आईसीएसई, जितने भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड हैं सबकी मार्कशीट होती है, वो सब वैलिड है। तो वो सब अपने अपने बोर्ड की जो 10th क्लास की मार्कशीट है जिस पर उनकी डेट ऑफ बर्थ इंडिकेट हो, डेट ऑफ बर्थ लिखी हो, वो लेकर उनको जानी है। तो इसमें कुछ खास नहीं है। उसके बाद आपका जेडब्ल्यू का जो स्कोर कार्ड है, जिन स्टूडेंट्स ने जेडब्ल्यू के बेसिस पर अप्लाई किया था उनको जेडब्ल्यू का स्कोर कार्ड मिला होगा। जिनके पास नहीं है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह का फॉर्मेट होता है, जिन्होंने जेडब्ल्यू का एग्जामिनेशन किया है वो सब जानते हैं। तो आप अपना एक प्रिंट आउट निकाल लें जेडब्ल्यू के स्कोर कार्ड का। नेक्स्ट, क्लास 12th की मार्कशीट चाहिए होती है। इसके अंदर सब्जेक्ट चेक होते हैं, क्योंकि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, वैसे तो जेडब्ल्यू के मार्क्स फर्स्ट प्रेफरेंस पे कंसिडर किए हुए हैं, 12th के सेकंड प्रेफरेंस पे कंसिडर किए हुए हैं, बट 12th की मार्कशीट से ये चेक हुआ कि आपके पास उस कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स है कि नहीं है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जो भी ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं जिस ब्रांच के लिए, वो उसके अंदर लिखे हुए हैं कि नहीं है। तो आपके मार्कशीट से ये चीज़, 12th की मार्कशीट से ये वेरीफाई हुआ कि आपने किन किन सब्जेक्ट से 12th क्लास की है, वो ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट ब्रांच के अकॉर्डिंग मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो ये 12th की मार्कशीट से वेरीफाई होगा। और जिन्होंने 12th के बेसिस पर ही फॉर्म को फिल किया है, तो उनके जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या जो भी कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट उन्होंने चूज़ किए हैं वो वेरीफाई होंगे। जिन्होंने जेडब्ल्यू से भरा है उनके भी मार्किंग ये सब वेरीफाई होंगे। और स्पेशली जो सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन है वो मार्कशीट में है कि नहीं, ये सारी चीज़ें 12th की मार्कशीट से वेरीफाई होंगी। तो यहाँ पर भी आरबीएसई, सीबीएसई, जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं, यूपी, बंगाल, महाराष्ट्र, जितने भी एमपी वगैरह जितने भी हैं, सब इसमें एलिजिबल हैं। नायोस, आईसीएसई, जितने भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड हैं सभी इसमें एलिजिबल हैं। तो आपको 12th की मार्कशीट लेकर वहाँ पर प्रेजेंट होना है ओरिजिनल में। सर्टिफिकेट ऑफ कैटेगरी, तो यहाँ पर कैटेगरीज हैं, एससी एसटी कैटेगरी आ गई। अब एससी एसटी कैटेगरीज का तो क्या होता है कि एक बार सर्टिफिकेट बन जाता है, लाइफ टाइम तक वो रहता है। एससी एसटी का सर्टिफिकेट जो होता है, कास्ट सर्टिफिकेट, वो लाइफ टाइम वैलिड होता है, लाइफ टाइम वैलिड होता है। तो इनको तो कोई दिक्कत है नहीं। कोशिश करें, क्योंकि अभी डिजिटल फॉर्मेट के सर्टिफिकेट बनने लगे हैं, तो एससी एसटी कैंडिडेट जिनके पास डिजिटल फॉर्मेट का नहीं है तो वो डिजिटल फॉर्मेट का बनवा लें, जिसके ऊपर बार कोड होता है इस तरीके का, तो वो बार कोड बनवा लें। जिनके पास पुराना रखा हुआ है तो वो बार कोड वाला सर्टिफिकेट बनवा लें, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। उसके बाद बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इनकी बात कर लेते हैं। स्पेशली रीप ने तो सिर्फ ओबीसी सर्टिफिकेट के बारे में बता रखा है कि जिनके पास भी ओबीसी सर्टिफिकेट है वो क्या नहीं होना चाहिए, 1 सितंबर 2023 से पुराना नहीं होना चाहिए। 1 सितंबर 2023 और 1 सितंबर 2024 तो ये 1 साल हो गया। इस वजह से इन्होंने ये डेट रखी है। ये मान के चलते हैं कि 1 सितंबर से लगभग आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, एडमिशन प्रोसेस 1 सितंबर तक चलेगा, तो इसलिए 1 ईयर हो जाता है यहाँ पर। तो ओबीसी सर्टिफिकेट 1 ईयर का इन्होंने बता रखा है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने क्या दे रखा है उसके अंदर, 2 साल उसमें एक्स्ट्रा ले सकते हैं, ग्रेस पीरियड जिसको बोलते हैं। तो अगर इस डेट से पीछे का भी अगर आपका 2 साल का है, 1 सितंबर 21 से 1 सितंबर 23, ये पिछले 2 साल हो गए, टोटल 2 ईयर्स, तो ये मिला के टोटल 3 ईयर्स हो गए। तो इस ड्यूरेशन का भी बना हुआ है, इस ड्यूरेशन का 1 ईयर का बना हुआ है, इस डेट से इस डेट के बीच में बना हुआ है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको कोई भी अदर से कुछ भी लिख के नहीं देना पड़ेगा। अगर आपका इस डेट से इस डेट के बीच में बना हुआ है तो आपको एक अंडरटेकिंग देनी पड़ती है, वो अभी देखेंगे कौन सी अंडरटेकिंग है। तो 1/9/2021 और 1/9/2023 ये 2 ईयर्स क्या होते हैं, ग्रेस पीरियड होते हैं, इसी को बोलते हैं ग्रेस पीरियड। तो वो भी वैलिड है, उसके लिए अंडरटेकिंग देनी पड़ती है। बट कोशिश करें कि आपका लेटेस्ट बन जाए। अगर किसी कारण से लेटेस्ट नहीं बन पाया है, पुराना ही है, तो इस ड्यूरेशन से इस ड्यूरेशन की डेट का ये तो भी वैलिड है। स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेजेस में इतना ज़्यादा ध्यान से देखा जाएगा। अगर प्राइवेट कॉलेज में आपको सीट मिलती है तो थोड़ा रिलैक्सेशन मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है, बट गवर्नमेंट कॉलेजेस में डेट्स वगैरह काफ़ी ध्यान से देखी जाएंगी। तो इसके अकॉर्डिंग इन डेट्स का ध्यान रख के आप सर्टिफिकेट बनवा कर लेके जाएँ।
तो ओबीसी सर्टिफिकेट आपको क्लियर हो गया कि ग्रेस पीरियड का क्या होता है, क्योंकि टोटल जो सर्टिफिकेट होता है वो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अब 3 साल वैलिड होता है, जिसमें 2 साल पीछे का भी वैलिड होता है, जिसके लिए आपको एक अंडरटेकिंग देनी पड़ती है कि आप क्रीमी लेयर के नहीं हो, और अगर आपका इस डेट से इस डेट के बीच है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद इन्होंने क्या है कि रीप ने ओबीसी का तो बता दिया, बट ईडब्ल्यूएस के बारे में ऐसा कुछ नहीं लिख रखा। ईडब्ल्यूएस के बारे में ऐसा कुछ नहीं लिख रखा, बट मैं मेरी नॉलेज से बता रहा हूँ कि ईडब्ल्यूएस का भी क्या होता है। ये ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है सैंपल, ये भी 3 इयर्स के लिए वैलिड कर रखा है गवर्नमेंट ने, और इस पर तो वैलिड फॉर द ईयर भी लिखा रहता है इस ईयर के लिए, तो फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग बनता है ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, तो इस पर फाइनेंशियल ईयर लिखा रहता है कि फाइनेंशियल ईयर के लिए ये वैलिड है। तो ये भी 3 इयर्स के लिए वैलिड है, तो इसमें भी आप सेम यही नॉर्म लगा सकते हो ओबीसी वाला, तो ज़्यादा ठीक रहेगा, है ना। हो सकता है कोई कॉलेज वाला बोल दे, बट रीप ने तो नहीं बताया हुआ है। तो अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस का भी नया बना हुआ होगा या 1 साल के बीच का होगा तो ज़्यादा बेटर होगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, उन्होंने तो बताया है नहीं अपने उसके अंदर, बट मैं मेरी नॉलेज से बता रहा हूँ कि ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है उसकी भी वैलिडिटी ओबीसी की तरह ही रहती है 3 इयर्स। और अगर बात करें एमबीसी सर्टिफिकेट की, तो एमबीसी सर्टिफिकेट का भी लगभग यही रूल होता होगा, बट नहीं बता रखा है। तो ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, एमबीसी हो गया, तो सेम सा ही रूल है, बट इन्होंने नहीं बता रखा है, सिर्फ ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए कह रखा है। तो अगर आपका बनना पॉसिबल है तो आप बना लें इनको भी लेटेस्ट, जो मैं एज़ पर मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अगर आपके पास 1 ईयर डेट का नहीं है, जो 1 सितंबर 2023 और 1 सितंबर 2024 के बीच का नहीं है, तो आपको इस तरह का एक शपथ पत्र देना पड़ता है, अंडरटेकिंग देनी पड़ती है, जिसमें आप ये बताओगे आपका अपना नाम लिखकर कि आप क्या क्रीमी लेयर में नहीं आते हो, आप नॉन क्रीमी लेयर का पार्ट हो, क्रीमी लेयर में नहीं आते हो, कुछ इस तरह का बनता है। आपको ये खुद ही भरना होता है, खुद ही फिल करना होता है और नीचे साइन कर देने होते हैं, कुछ इस तरह का फॉर्मेट होता है। हो सकता है ये फॉर्मेट आपको कॉलेज प्रोवाइड करा दे, तो आप कॉलेज से बात कर लेना अगर आपका ऐसा केस निकल के आ रहा है तो, कि आपका 1 साल से ज़्यादा पुराना है ओबीसी का और 3 साल के बीच का है, तो आपको एक शपथ पत्र देना होता है उस केस में। तो ये फॉर्मेट आपको कॉलेज प्रोवाइड करा देगा, नहीं है तो आप तो खुद भी टाइप करके इस तरह से देख के इसको पॉज करके आप बनवा सकते हो। तो ये अंडरटेकिंग आपको देनी पड़ती है, ऐसा उनको देनी पड़ती है जिनका 1 साल से पुराना है। तो यहाँ पर तो रीप ने ओबीसी एमबीसी दोनों का लिख दिया है, बट वहाँ पर उन्होंने सिर्फ ओबीसी के बारे में, ग्रेस पीरियड के बारे में बात की। तो इसलिए लेटेस्ट हो आपके पास सर्टिफिकेट तो ठीक है, कोई इसमें इशू नहीं आएगा। अगर नहीं है, किसी कारण से नहीं बन पाया आपका, तो पुराना जो मैंने बता दी ओबीसी की, उस कंडीशन पर वो वैलिड है। अब ऐसे कैंडिडेट्स जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं, जो एप्लीकेबल हैं इसके लिए, तो उनको कुछ इस तरह का सैम्पल फॉर्मेट है। ये भी ई मित्र पे ही इशू होता है डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंस से, तो उनको इस तरह का सर्टिफिकेट देना होगा। एक्स सर्विसमैन के कैंडिडेट्स काफ़ी पूछते हैं कि उनको क्या जमा कराना है। एक्स सर्विसमैन की जो कैटेगरीज हैं, अगर आप एप्लीकेबल हो तो उनको इस तरह के सर्टिफिकेट्स जमा कराने होते हैं। तो उसके अंदर कैटेगरीज हैं अलग अलग, एक्स सर्विसमैन 1 कैटेगरी, एक्स सर्विसमैन 2 कैटेगरी, उनके लिए इस तरह का सर्टिफिकेट होता है। एक्स सर्विसमैन 3 कैटेगरी, उनको ये सर्टिफाई करके देना होता है एक सिंपल पेपर पर जो इसमें लिखा हुआ है। और एक्स सर्विसमैन 4 कैटेगरी जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं, उनको ये सर्टिफिकेट देना पड़ता है। उनको डिस्ट्रिक्ट सोल्जर वेलफेयर ऑफिसर जो होते हैं, वहाँ से इस पर स्टैम्प वगैरह लगाकर ये वैलिडेट कराना होता है, वहाँ की सील वगैरह लगानी होती है। और जो एक्स सर्विसमैन 5 कैटेगरी हैं, जो सर्विस में ही हैं, उनको अपने ऑफिस से लिखवा कर देना होता है कि वो इस यूनिट में सर्विंग है और वो अभी आर्मी में सर्विंग में है, कुछ इसी तरह का उनको भी बनाकर देना पड़ता है। उनकी रैंक क्या है, कहाँ पर पोस्टेड हैं, उनके बच्चे का नाम क्या है, उस तरह का वेरिफिकेशन करके उनको एक सर्टिफिकेट बना के अपनी यूनिट से, रेजिमेंट से देना होता है। उसके बाद एक्स सर्विसमैन की सर्विस डायरी भी होती है, वो भी एक प्रूफ होता है। बट इस तरह का सर्टिफिकेट आप डिस्ट्रिक्ट सोल्जर वेलफेयर ऑफिसर जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में होता है, वहाँ से आप बनवा लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आपके पास इस तरह का सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आप वैसे भी जमा करा सकते हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा। तो कुछ ना कुछ आपको प्रूफ देना पड़ेगा एक्स सर्विसमैन को।
सर्विस डायरी की फ़ोटोकॉपी भी आप अटैच कर सकते हैं जो एक्स सर्विसमैन है। उसके अलावा आप अगर अपने डिस्ट्रिक्ट सोल्जर वेलफेयर ऑफिस जो होता है वहाँ से आप एक बना लें इस तरह का फॉर्मेट, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। कोई एकदम पर्टिकुलर फिक्स फॉर्मेट नहीं है, इस तरह का होता है। तो आपको कोई प्रूफ देना होता है अपने आप को एक्स सर्विसमैन प्रूव करने के लिए। तो ये कुछ सैम्पल्स मैंने बता रखे हैं, आप इस तरीके से तैयार कर सकते हो, क्योंकि रीप ने तो कोई भी सर्टिफिकेट फॉर्मेट आपको अटैच नहीं कर रखे, ना कोई गाइडलाइंस इशू कर रखी है, क्योंकि रीप का वर्क ऐसा ही है, आप जानते हो। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट आ जाता है, मूल निवास प्रमाण पत्र। ये उनके लिए एप्लीकेबल है जो मूल निवास होने के नाते, राजस्थान का मूल निवास होने के बाद के नाते जिनको कुछ एडवांटेज मिल रहा होगा, तो उनको मूल निवास प्रमाण पत्र भी जमा कराना होता है। अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को, जो आउट ऑफ राजस्थान कैंडिडेट हैं, उनको इसकी ज़रूरत है नहीं मूल निवास की। अदर स्टेट कैंडिडेट्स को कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है, तो उनको इसकी ज़रूरत नहीं है। ये राजस्थान के जो मूल निवासी हैं उनको इसकी ज़रूरत आएगी। तो इस तरह का जो फॉर्मेट होता है ये होता है मूल निवास प्रमाण पत्र। यहाँ पर बार कोड होता है, डिजिटल फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होता है। काफ़ी जो मूल निवास प्रमाण पत्र हैं पुराने, वो हैंड रिटन भी बने हुए होते थे, फिर कंप्यूटर टाइप फॉर्मेट भी बनने लग गए, और अब ये डिजिटल फॉर्मेट बनते हैं विद बार कोड। तो आज की डेट में ये वैलिड है, तो कोशिश करें आपके पास डिजिटल बार कोड वाला ही हो। जो पुराने फॉर्मेट हैं उनके बेसिस पर आपका ये डिजिटल बार कोड का फॉर्मेट बन जाता है। अगर आपको टाइम लग रहा है तो इनके बेसिस पर भी आपको इनिशियली कंसिडर कर लिया जाएगा, क्योंकि जो मूल निवास प्रमाण पत्र है वो एक बार बनता है 10 साल के अंदर। आप 10 साल बाद उसको रिन्यू करा सकते हो, तो उसको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वन टाइम बनता है। तो अगर आपका एक बार बना हुआ है वो वैलिड है। अगर डिजिटल फॉर्मेट में नहीं बना हुआ है तो डिजिटल फॉर्मेट में बना लें, क्योंकि डिजिटल फॉर्मेट में वेरीफाई करना उसको आसान रहता है। तो इन तरह के फॉर्मेट्स आपके पास अवेलेबल होंगे, तो आप इस तरह का डिजिटल फॉर्मेट बनवा लें जिनके पास पुराने फॉर्मेट हैं, और अभी के लिए नहीं है तो आप जो हैं उन्हीं के बेसिस पर आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो जो मूल निवास प्रमाण पत्र है वो हमेशा एक बार बनने के बाद हमेशा वैलिड होता है। उस पर आपकी फ़ोटो बहुत पुरानी लगी है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप मूल निवास प्रमाण पत्र है उसको इस तरह से ई मित्र से बनवा कर लेकर रिपोर्ट करेंगे। चलिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है इनकम सर्टिफिकेट। यहाँ पर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है। मेनली तो ये इनकम सर्टिफिकेट किसके लिए मांगा गया था? TFWS सीट्स के लिए मांगा गया था। TFWS सीट्स के लिए मांगा गया था। तो यहाँ पर कंपलसरी है TFWS सीट्स के लिए। तो आपको ये फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का क्या बनवाना है? इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं। तो ये बहुत आसान, सबसे आसान फॉर्मेट ही है ये, क्योंकि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है। 1 पेज का फॉर्मेट है, बाकी 4 to 5 पेजेस के फॉर्मेट हैं। तो ये सबसे इजी फॉर्मेट होता है 1 ईयर का। इसमें करना क्या है, आपके सैंपल के लिए मैंने आपको यहाँ पर एक बता रखा है, इसको आप देख सकते हैं। बाकी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपको आपका यहाँ पे निवास स्थान का पूर्ण पता, एड्रेस लिखना है, और ये बच्चे के नाम से नहीं बनेगा। बच्चे के जो फादर हैं, जो भी उसके घर में अर्निंग करता है, उनके नाम से ये आय प्रमाण, जिस पे बच्चा डिपेंडेंट है, उनके नाम से ये बन जाएगा। तो यहाँ पर जैसा जैसा लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप इसको फिल कर देंगे। तो यहाँ पर विद्यार्थी के पिता का नाम आ जाएगा, संरक्षक का नाम आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, उनकी यहाँ पर कितनी एज है वो सब आ जाएगा, जिला, तहसील, वो सब, उनके जो भी संरक्षक हैं उनकी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर स्रोत लिखे हुए हैं, सभी स्रोतों से मिलाकर आय कितनी आ जाती है यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर आना है कि 2 उत्तरदायी, 2 साइन कराने होते हैं, और उनका नाम लिखना होता है, और उनके फ़ोन नंबर भी लिखाने पड़ते हैं। उनका किस पोस्ट पर वो काम कर रहे हैं वो लिखना होता है, उनका नाम लिखना होता है, और डेट डालनी होती है। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं उनके पास स्टैम्प हो, स्टैम्प का यहाँ पर नहीं लिख रखा है। यहाँ पर कौन कौन कर सकता है? सांसद हो सकता है, सदस्य हो सकता है, जिला परिषद, यहाँ पर सब लिखा हुआ है ना। तो आपके जो पार्षद होते हैं, उसके अलावा सरपंच होते हैं गांव में, वार्ड पंच होते हैं, महापौर होते हैं, उप महापौर होते हैं, नगर निगम के मेंबर होते हैं, नगर पालिका के होते हैं, इनसे भी करा सकते हो। अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, राजकीय अधिकारी, उससे भी करा सकते हो। अगर ऑफिसर भी नहीं है, कोई कर्मचारी है राजस्थान सरकार का, तो उससे भी करा सकते हो। तो किसी भी सरकारी कर्मचारी से भी करा सकते हो। यहाँ पर आपके घर परिवार में कोई भी होंगे उनके आप यहाँ पर करा सकते हो। उसके बाद इसके अंदर आपको क्या है कि वापस से वही खुद की शपथ लेनी पड़ती है। यहाँ पर आप अपना नाम लिख दो और ये सब लिख दो, कितनी आय है यहाँ पर आपको खुद के हस्ताक्षर और नाम लिखना होता है। मतलब आपके पापा का, जो भी आपका संरक्षक है। ये आपके जो संरक्षक हैं, जो विद्यार्थी के जो संरक्षक हैं,
माता पिता उनके नाम से ही ये बनता है। फिर इसको क्या है कि प्रमाणीकरण कराना पड़ता है कि ऊपर जो सारी बात लिखी गई है वो सही है कि नहीं। तो इसको प्रमाणीकरण कराने का अगर कोई भी ना मिले तो नोटरी वाला तो मिल ही जाता है, तो आप नोटरी से भी करा सकते हो। अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर आपकी जान पहचान का है, राजपत्र अधिकारी, उससे भी करा सकते हो, तहसीलदार से करा सकते हो, कार्यालय मजिस्ट्रेट से करा सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। कुछ भी नहीं मिल रहा तो नोटरी वाला तो मिल ही जाएगा। नोटरी पब्लिक से इसको करा लो, नोटरी पब्लिक से इसको क्या करा लो, अटेस्ट करा लो। तो जैसे यहाँ पर करा रखा है, यहाँ पर नोटरी से इसको अटेस्ट कर देंगे तो वो यहाँ पर प्रमाण करके एक सील मार देगा। यहाँ पर आपका फ़ोटो लगा देना साइड में, जैसे इन्होंने लगाया उसको भी अटेस्ट करा लेना, और यहाँ पर भी एक अटेस्टेशन लगा लेना। अगर आपको यहाँ पर स्टैम्प मिल जाती है, जिस भी पर्सन से आप साइन करा रहे हो उसकी स्टैम्प मिल जाती है तो स्टैम्प लगा लेना, और भी अच्छा रहेगा। नहीं मिलती है तो भी वैलिड होता है, क्योंकि यहाँ नीचे लिखा हुआ है और यहाँ पर स्टैम्प के लिए नहीं लिखा हुआ है ऐसा कुछ भी। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है रीप वालों ने कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 का होना चाहिए। तो यहाँ पर कहीं पे भी भरने की जगह तो है नहीं इसके अंदर कि कौन से फाइनेंशियल ईयर का है। तो आप ऊपर एक लाइन में लिख देना वित्तीय वर्ष 2023-24 या फाइनेंशियल ईयर 2023-24 अपनी हैंड राइटिंग में कहीं पर भी साइड में लिख देना। यहाँ पर लिख देना, यहाँ पर आपको जगह मिलती है वहाँ पर लिख देना फाइनेंशियल ईयर 2023-24, क्योंकि इस फॉर्मेट में ऐसा डेट डालने की या फाइनेंशियल पूछने की जगह तो है नहीं, इन्होंने लिख दिया है। तो आप अपने हाथ से भी लिख सकते हो फाइनेंशियल ईयर 2023-24, तो इसको अपने हाथ से लिख सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। तो इनकम सर्टिफिकेट जिन्होंने TFWS सीट क्लेम करना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आउट ऑफ राजस्थान कैंडिडेट्स हैं जिनको नहीं चाहिए इसका बेनिफिट, उनको ज़रूरत नहीं है। राजस्थान के जो कैंडिडेट्स हैं जैसे मेन राउंड में वो रिपोर्ट करेंगे तो उनको भी जो ये क्या नाम है इनकम सर्टिफिकेट है इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बट कोई कॉलेज हो सकता है आपसे ज़बरदस्ती मांगे, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस सर्टिफिकेट को बनाकर जमा कर देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इंटरनल स्लाइडिंग के बाद भी कॉलेज के अंदर ही TFWS सीट मिलने के चांसेस होते हैं। तो अगर आपने ये सर्टिफिकेट जमा किया होगा तो आपके चांसेस TFWS सीट मिलने के, अगर आपका लक अच्छा हुआ तो आपको मिल सकती है कॉलेज के अंदर ही इंटरनल स्लाइडिंग वाले टाइम पर। इनकेस आपका नहीं बन पाता है, अगर बन जाता है, ईजिली बन जाता है तो आप दे देना। अगर किसी स्टूडेंट्स को फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बता देना, रिक्वेस्ट कर देना, जनरली मान जाते हैं, आप समझाओगे तो मान जाएंगे। तो इस तरह का फॉर्मेट आपको बनाना है, बहुत आसान फॉर्मेट है, ईजिली बन जाता है, कोई दिक्कत भी नहीं आती। सबसे आसान फॉर्मेट यही है। और जो गवर्नमेंट जॉब्स कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब्स में हैं, अगर लेस देन 8 लाख है तो गवर्नमेंट जॉब वालों का भी बन जाता है। आपने जो ITR फिल की हुई है उसके बेसिस पर भी कोई साइन कर देगा, हाँ इनकम से ज़्यादा नहीं, आपको जो जान पहचान का है वो भी कर देगा, या आपके फैमिली परिवार में कोई है वो कर देगा। और लास्ट में प्रमाणीकरण कराना होता है तो नोटरी से करा लो, नोटरी तो मिल ही जाता है। अगर कोई भी नहीं मिल रहा तो नोटरी से आप इसको अटेस्टेड करा सकते हो। फिर भी कोई डाउट है कमेंट करके पूछ लेना। उसके बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, ये देना होता है आपको। इस तरह का फॉर्मेट है, बहुत आसान सा फॉर्मेट है। यहाँ पर आपको फ़ोटो लगानी पड़ेगी, उसको अटेस्ट कराना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर किया हुआ है, फ़ोटो लगा के अटेस्ट किया हुआ है। यहाँ पर जो मेडिकल ऑफिसर है उसको अपनी स्टैंप लगानी है, अपने हॉस्पिटल की स्टैंप लगानी है, डेट लिखना है, यहाँ पर कैंडिडेट को साइन करने हैं। यहाँ पर डॉक्टर का नाम आ जाएगा, किस हॉस्पिटल में काम कर रहा है वो आ जाएगा। आप जो स्टूडेंट्स हैं जो एडमिशन ले रहे हैं उसका नाम आ जाएगा, वो किसके बच्चे हैं उनके पिताजी का यहाँ पर नाम आ जाएगा। बस इतना सा सिंपल फॉर्मेट है। अब इसमें होता क्या है कि आपके नज़दीकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो होते हैं, आप आपके नज़दीकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर एक पर्ची कटाकर आप वहाँ पर बता सकते हैं कि सर मुझे ये सर्टिफिकेट बनाना है, तो वो आपको पूरा प्रोसेस बता देंगे। एक डॉक्टर वहाँ पर जो मिलेंगे आपको वो प्रिस्क्राइब कर देंगे, तो आपका ये मेडिकल सर्टिफिकेट बन जाएगा। बेसिक अगर उनको जांच करने की ज़रूरत पड़ेगी तो कर लेंगे। तो आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो फ्री ऑफ कॉस्ट काम हो जाएगा, वहाँ पर तो एक भी पैसा नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका काम हो जाएगा। अभी आपके पास टाइम भी है तो आप इस प्रोसेस को करा लें। आप अपने नज़दीकी जो स्वास्थ्य केंद्र होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है जहाँ पर डॉक्टर बैठते हैं, तो वहाँ पर आपको पर्ची कटानी होती है। जो आपका जन आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड होता है, आप राजस्थान के मूल निवासी हैं तो काफ़ी कैटेगरीज में फ्री में ही जो रिसिप्ट है वो कट जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा आपसे 10 रुपये कोई ले सकता है रिसिप्ट काटने के, बाकी आपका सर्टिफिकेट है वो फ्री में हो जाएगा। 1-2 दिन के अंदर ये आपको बन जाएगा और यहाँ पर आपको मेडिकल ऑफिसर स्टैम्प और सील लगाकर दे देगा। उसके बाद आपको बहुत जल्दी है, नहीं हो पा रहा है और
गवर्नमेंट में आप टाइम नहीं दे पा रहे तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाकर जो मेडिकल ऑफिसर है जिनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, डॉक्टर का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उसके बाद रजिस्टर्ड डॉक्टर होना चाहिए वो, तो आप वहाँ से भी करा सकते हो। उनकी सीरियल डेजिग्नेशन होनी चाहिए तो वहाँ से भी करा सकते हो। आपने जिस भी हॉस्पिटल के डॉक्टर से कराया है वो रजिस्टर्ड डॉक्टर होने चाहिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के, तो वो भी कर सकते हैं अगर आपको जल्दी में बनाना है। बट वहाँ पर वो कुछ ना वो फीस चार्ज करते हैं आपसे, तो अगर आप फीस दे सकते हैं तो ठीक है, वरना आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करा लेंगे, गवर्नमेंट डॉक्टर से कराएंगे तो वहाँ पर आपका काम फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है कि फ़ी डिपॉजिट करते हैं आप इंस्टीट्यूट में, पैसा जमा कराएंगे तो वहाँ से अपनी रिसिप्ट लेना ना भूलें। और आपको ये ध्यान में रखना है कि उन्होंने किस चीज़ के क्या पैसे काटे हैं, क्योंकि फीस के बहुत सारे हेड्स होते हैं, क्वेश्चन मनी होती है, रजिस्ट्रेशन फीस होती है ना, तो उन्होंने किस किस कैटेगरी में आपके पैसे काटे हैं तो वो भी उस पर रिसिप्ट में मेंशन होना चाहिए, वो आपको देखना है। जैसे ट्यूशन फीस के कितने रुपए काटे हैं, डेवलपमेंट फीस के कितने काटे हैं, क्वेश्चन मनी के कितने काटे हैं, रजिस्ट्रेशन फीस के कितने काटे हैं, उसके बाद स्काउट गाइड एनसीसी वगैरह के या एलुमनाई चार्जेस के या स्पोर्ट्स किसी फैसिलिटी के कितने काटे हैं, एनरोलमेंट फीस के कितने काटे हैं, है ना, या फिर कोई मिसलेनियस चार्ज काटा है तो वो उस रिसिप्ट के अंदर मेंशन होना चाहिए। तो आपको ये देखना है, ठीक है। क्यों आपको इस रिसिप्ट में ये सारी चीज़ें देखनी है? जो स्टूडेंट स्कॉलरशिप फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको रिसिप्ट लगानी पड़ती है, उनको मेंशन करना पड़ता है फॉर्म भरते वक्त उनकी ट्यूशन फीस कितनी है, डेवलपमेंट फीस कितनी है, तो उनकी रिसिप्ट पर लिखा रहेगा तो वो आसानी से फिल कर सकते हैं। समाज कल्याण विभाग से जो स्कॉलरशिप मिलती है उसके लिए अप्लाई करते हैं तो इस रिसिप्ट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। आप बैंक लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें भी रिसिप्ट की ज़रूरत पड़ेगी, कॉलेज से लेटर हेड लेना पड़ेगा आपने कितनी फीस पर एडमिशन लिया है। फिर इसी वजह से आपको क्या है कि जो भी अमाउंट जिस भी हेड में डिटेक्ट किया हुआ है वो वहाँ पर क्लियरली मेंशन होना चाहिए। तो ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि फीस रिसिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको संभाल कर रखना है आपको। और जब आप क्या करते हो, अपवर्ड मूवमेंट करते हो, और आप अपवर्ड मूवमेंट करने के लिए क्या करते हो कि फर्स्ट कॉलेज में फीस आपकी जमा हो जाएगी, फर्स्ट कॉलेज में फीस जमा हो गई। अब अपवर्ड मूवमेंट में आपको सपोज सेकंड कॉलेज मिल गया, सेकंड कॉलेज आपसे क्या मांगेगा, फीस रिसिप्ट मांगेगा, है ना, फीस रिसिप्ट मांगेगा, क्योंकि जो कॉलेजेस हैं एक दूसरे में जल्दी से फीस ट्रांसफ़र करते नहीं हैं, बहुत टाइम लगा देते हैं। तो अगर आपके पास फीस रिसिप्ट होगी और आप इस कॉलेज में अपवर्ड मूवमेंट किया है तो उस कॉलेज को फीस रिसिप्ट दे देंगे तो वो अपने बेसिस पर जल्दी से फीस लेने की कार्रवाई उस कॉलेज से कर देता है। तो आप अपवर्ड मूवमेंट में जाना चाह रहे हैं तो उस कॉलेज में आपको उनकी फ़ोटोकॉपी जो फीस रिसिप्ट होती है उसकी फ़ोटोकॉपी जमा करानी होती है, तो इस वजह से आप इसका ध्यान में रखें। तो फीस रिसिप्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अब ये डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको रिपोर्टिंग के टाइम पर चाहिए होते हैं, तो रीप ने अपने ब्राउज़र में मेंशन कर रखे हैं, अपनी गाइडलाइंस में मेंशन कर रखे हैं। लेकिन इसके अलावा भी कॉलेज आपसे और भी डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी डिमांड करेगा, रिपोर्टिंग के टाइम पर ही डिमांड करेगा, बट आप चाहें तो इनको रिपोर्टिंग के बाद भी जमा करा सकते हैं। ये रिपोर्टिंग पर जमा कराने की कोई ज़रूरत है नहीं, और ओरिजिनल तो कराने ही नहीं है जब तक आप कॉलेज फाइनलाइज ना करें। तो आपको रिपोर्टिंग के बाद कौन से डॉक्यूमेंट्स की और ज़रूरत पड़ती है वो एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। कोई भी स्टूडेंट हो, किसी भी तरह का स्टूडेंट हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे बाहर का हो, चाहे राजस्थान बोर्ड का हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो, चाहे अदर स्टेट बोर्ड का हो, माइग्रेशन सर्टिफिकेट उसको चाहिए ही चाहिए। मान लो आपने एडमिशन ले लिया और आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट ही नहीं, आपने 6 महीने पढ़ाई भी कर ली, तो 6 महीने के बाद यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स जाते हैं। तो यूनिवर्सिटी आपका एनरोलमेंट सिर्फ और सिर्फ इस डॉक्यूमेंट के बेसिस पर करेगी, माइग्रेशन सर्टिफिकेट के बेसिस पर करेगी। अगर आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, आप अरेंज नहीं कर पाए, तो आपको प्रॉब्लम आएगी। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट नहीं हो पाएगा बिना माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो जो स्टूडेंट इसी साल पास आउट हुए हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने स्कूल में जाएंगे, स्कूल में जाके आपको बोलना है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। हो सकता है स्कूल वाले आपको आपकी 10-12 की मार्कशीट के साथ, पीसी के साथ, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के साथ माइग्रेशन भी दे दें। नहीं है तो आपको बोल देना है कि सर माइग्रेशन सर्टिफिकेट, तो वो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट दे देंगे। कभी कभार थोड़ा लेट आता है स्कूल में, मार्कशीट पहले आ जाती है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट थोड़ा लेट आता है, तो ये आपको स्कूल से ही मिलने वाला है। बोर्ड आपके स्कूल में भेज देता है और आपको आपके बोर्ड से, जिस भी बोर्ड के आप स्टूडेंट रहे हैं वो बोर्ड आपके स्कूल में भेजता है और आपको स्कूल से डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। तो जो 2024 में पास आउट हुए हैं तो उनको तो इसी बार हैंड टू हैंड मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स थे जिन्होंने कहीं भी एडमिशन नहीं लिया, IIT की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उनके पास भी माइग्रेशन सर्टिफिकेट होगा। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पिछली साल उन्होंने पास आउट किया या उससे 2-3 साल पहले पास आउट किया, मतलब जो पुराने स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। मान लो उन्होंने BSc में एडमिशन ले लिया,
या किसी बीटेक के कॉलेज में ही एडमिशन ले लिया, बीटेक में ही एडमिशन ले लिया बट उन्होंने वो कॉलेज छोड़ दिया, अब दोबारा लेना चाह रहे हैं, है ना, कहीं पर भी एडमिशन ले रखा होगा, तो इनको भी क्या करना होता है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना होता है, इनको भी माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना होगा। अब ये लोग कैसे देंगे, इन्होंने तो अपना जो बोर्ड का माइग्रेशन सर्टिफिकेट है बीटेक करते वक्त जमा करा दिया होगा, बीएससी करते वक्त जमा करा दिया होगा, तो इनके पास हो सकता है ना हो माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो एक तो तरीका है कि आपके डिजी लॉकर में ये अवेलेबल हो सकता है, तो वहाँ से कलर फोटोकॉपी निकाल कर आप दे सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप अपने बोर्ड में रिक्वेस्ट करके इसकी डुप्लीकेट कॉपी निकलवा सकते हैं, बोर्ड में रिक्वेस्ट देकर आप इसकी डुप्लीकेट कॉपी निकलवा सकते हैं, दूसरा तरीका ये है। और तीसरा तरीका ये है कि आपने बीएससी जिस कॉलेज से करी है, जिस भी यूनिवर्सिटी से वो एफिलिएटेड है, वहाँ पर आप जाकर वहाँ से माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकलवा लें, तो वहाँ से आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकलवाना पड़ेगा, तो वहाँ से आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। और जो बीटेक कर रहे हैं, स्पेशली जो बीटेक ड्रॉप आउट्स हैं, वो तो अपनी यूनिवर्सिटी से ही माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकलवा लें, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यूनिवर्सिटी में मान लो कोई आरटीयू में स्टूडेंट था, वो किसी कॉलेज में पढ़ रहा था, उसने वो कॉलेज छोड़ दिया और इस बार वो दूसरे कॉलेज के लिए ट्राई कर रहा था, तो वो दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहा है, तो वो अपनी यूनिवर्सिटी से क्या करे, माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकलवा ले, यूनिवर्सिटी माइग्रेशन सर्टिफिकेट दे देती है। तो जो बीटेक के स्पेशली स्टूडेंट्स हैं वो अपनी यूनिवर्सिटी से, बीएससी वाले हैं वो भी अपनी यूनिवर्सिटी से निकलवा सकते हैं, या जिस भी कोर्स में एनरोल हुए हैं तो वो अपनी यूनिवर्सिटी से भी माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकलवा सकते हैं। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट में ये बात ध्यान में रखिए कि आपको एनरोलमेंट पर्पज में इस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, चाहे आप कहीं से भी हों, आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना ही देना होगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट के बिना आपका एनरोलमेंट यूनिवर्सिटी में नहीं होगा, किसी भी तरीके से नहीं होगा, इसलिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट को अरेंज पहले से ही करके रखें। अभी आपके पास बहुत टाइम है, अभी इसकी जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है 6 महीने के बाद लगभग ज़रूरत पड़ेगी, तो आपके पास अभी 4-5 महीने का टाइम है। तो अगर आपको आपके कॉलेज से निकलवाना है, बीटेक ड्रॉप आउट हो, बीटेक के कॉलेज से निकलवाना है तो वहाँ से निकलवा लो, बीएससी के ड्रॉप आउट हो, वहाँ से निकलवाना है तो वहाँ से निकलवा लो, है ना, आपके डिजी लॉकर में है तो वहाँ से निकलवा लो, आपके बोर्ड से निकलवाना है, आपका लॉस्ट कर गया है वहाँ से निकलवा लो, तो आपको ये डॉक्यूमेंट निकलवाना पड़ेगा। फिर भी कोई डाउट है कमेंट करके पूछ लेना। उसके बाद ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है, टीसी, इसमें कुछ खास बात नहीं है, आपको स्कूल से मिल जाएगा, आप बोल देना कि मुझे टीसी वगैरह, वो खुद भी दे ही देते हैं, टीसी आपकी रेडी रखेंगे तो आपको टीसी दे देंगे। इस तरीके से सबके स्कूल्स के अपने अपने इंडिविजुअल फॉर्मेट होते हैं, तो आपको टीसी वहाँ से मिल जाएगी। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी स्कूल वाले रेडी करके रखते हैं, तो ये भी आपको इंडिविजुअली वहाँ से मिल जाएगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी अपना ना लेना भूलें स्कूल से। उसके बाद अदर फॉर्मेलिटीज़ भी वहाँ पर आपको रिपोर्टिंग के टाइम पर करनी पड़ेंगी, जैसे आपको एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग फिल करके देनी पड़ती है, ये वही फॉर्मेट होता है, उस पर आपको साइन करके देने होते हैं। पेरेंट और जो गार्जियन होते हैं आपके साथ जाएंगे, वो भी आपको वहाँ पर उनको भी अंडरटेकिंग देनी होती है। अगर पेरेंट गार्जियन नहीं जा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप एज अ स्टूडेंट भी खुद रिपोर्ट करके आ सकते हैं, पेरेंट्स की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं आती है, फिर भी आप लेके जाना चाह सकते हो तो ले जा सकते हो, अकेले जाना चाह सकते हो तो जा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जो हॉस्टल की जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उसका इससे रिपोर्टिंग से कोई मतलब नहीं होता। हॉस्टल फॉर्मेलिटीज़ के लिए आपको अलग से कॉलेज की जो हॉस्टल वार्डन या दूसरी अथॉरिटीज़ होती हैं उनसे मिलकर फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है, वो एक अलग फॉर्मेलिटी आती है। बट ये सारी फॉर्मेलिटीज़ आपको रिपोर्टिंग के टाइम पर करनी होगी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने पड़ेंगे। उसके बाद जब आपका पूरा प्रोसेस हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको क्या है कि एक्नॉलेज रिसिप्ट ऑफ एडमिशन होती है, कुछ इस तरह की एक्नॉलेजमेंट जब ऑनलाइन रिपोर्टिंग हो जाती है तो इस तरह का एक्नॉलेजमेंट हो जाता है यहाँ पर कि हाँ स्टूडेंट को एडमिट कर दिया है और किस डेट को एडमिट किया है वो सब यहाँ पर लिख के आ जाएगी, और जो भी एडमिट कर रहा है उसने आपकी सारी डिटेल्स वेरीफाई कर दी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ चेक कर लिया है और आपको एडमिशन दे दिया है। तो उसके बाद ये रिसिप्ट जनरेट हो जाती है। तो काफ़ी कॉलेज तो क्या है कि सेम डेट को आपका ऑनलाइन रिपोर्ट कर देते हैं, काफ़ी कॉलेज आपसे फाइल बनवा कर रख लेते हैं, आपको हैंड टू हैंड एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट नहीं देते। मिल जाती है ठीक है, आप उनसे बोल कर देख लेना, नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट ओरिजिनल में डिपॉजिट किया है तो उसकी रिसिप्ट ज़रूर लें। आपने अगर कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर जमा करके आ गए हैं तो उसकी रिसिप्ट ज़रूर ले लें। तो ये जो रिसिप्ट है ये आपको रिपोर्टिंग इंस्टीट्यूट से मिलेगी। अगर आपने उसको एडमिट कर दिया है तो ये आपको रिपोर्टिंग इंस्टीट्यूट से ये रिसिप्ट मिल जाएगी। तो कई बार दे देते हैं, कई बार नहीं देते हैं, आप उनसे कहकर देख सकते हो।
तो वो आपको दे देते हैं, ठीक है, नहीं देते हैं तो, लेकिन आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की जमा करने की रिसिप्ट आपको ज़रूर लेनी है। तो लास्ट में जो ये वीडियो बनाया है, आपको लास्ट में इन सारे पॉइंट्स की समझ यही है कि किन किन बातों का ध्यान करना है जब आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जब अपनी फाइल रेडी करवा रहे हैं वहाँ पर। तो एक तो आपको क्या करना है, आजकल सारे डॉक्यूमेंट्स क्या डिजी लॉकर में तो होते ही होते हैं, जो भी आपको बोर्ड से डॉक्यूमेंट्स इशू होते हैं वो डिजी लॉकर में होते ही हैं, आधार वेरीफाइड होते हैं, तो वो तो है ही। फिर भी आप क्या करें कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, 13 तो फिनिश में और 3 डॉक्यूमेंट्स को अलग से डिस्कस किए हैं, और रीप के जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको मिलने वाले हैं, जैसे एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट वगैरह जितने भी हैं, उन सब की स्कैन कॉपी कर लें। आप उन सब की स्कैन कर लें, मोबाइल से स्कैन हो ही जाती है चीज़ें, और उनको अपने मोबाइल में डॉक्यूमेंट्स को सेव कर रख लें, ईमेल पर सेव कर रख लें, या जहाँ पर भी आपको स्पेस मिलता है, डिजिटल स्पेस, वहाँ पर उनको सेव कर रख लें। अब क्यों सेव करके रखें, स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आती है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ वो कहीं नहीं मिलेगी आपको। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इन डॉक्यूमेंट्स को रखते नहीं है अपने पास, फिर उन्हें आगे चल के बहुत प्रॉब्लम आती है। जैसे उन्हें गवर्नमेंट एग्जाम्स के कोई फिल करते हैं, एजुकेशन इंजीनियरिंग करते वक्त गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के फॉर्म फिल करने हैं, एनडीए में उनका एसएसबी आ गया है या कोई एसएसबी आ गया, आर्मी एयरफोर्स नेवी का कोई फॉर्म फिल करना है, या गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट का कोई फिल करना है, तो वहाँ पर इनकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, और कॉलेज वाले फिर क्या जल्दी से देते नहीं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को, तो इसलिए आपको पास रखने की ज़रूरत है। अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तब आपको रखने की ज़रूरत पड़ेगी, तो उस केस में भी आपको रखने की ज़रूरत पड़ती है। तो डॉक्यूमेंट्स स्कॉलरशिप के टाइम पर आपको इनकी ज़रूरत पड़ती है, तो आपको आपके डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट स्कॉलरशिप फॉर्म अप्लाई करते वक्त की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवाते हैं स्टूडेंट्स, तब उस टाइम पे 10th मार्क्स की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए आपको सॉफ्ट कॉपी रखने की ज़रूरत होती है। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट खो गया है इन फ्यूचर, तो उसके लिए भी आपको पुराने डॉक्यूमेंट्स की कॉपी आपके पास होनी चाहिए, उसी के बेसिस पर आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आप कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करा रहे हैं तो उसकी रिसिप्ट कॉलेज से ज़रूर लें, और फी रिसिप्ट आपको संभाल कर रखनी है, जो कि आपको अपवर्ड मूवमेंट में देनी होगी। स्कॉलरशिप के में लगानी पड़ती है फी रिसिप्ट, लोन अगर ले रहे हैं वहाँ लगानी पड़ती है, आपके पेरेंट्स अगर टैक्स बेनिफिट चाह रहे हैं तो वहाँ उनको रिक्वायरमेंट होती है, या फिर गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वहाँ से फीस क्लेम करनी होती है तो वहाँ लगानी होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आपके पास टाइम है, काफ़ी टाइम है अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करने का। मैंने काफ़ी डिटेल से इस वीडियो को बनाया है, तो आप इस तरीके से अपना वर्क कंप्लीट कर लें, आपको रिपोर्टिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी आपके कोई कमेंट डाउट हैं, कमेंट करके पूछ सकते हो। सो इस वीडियो में काफ़ी मैंने डिटेल डिस्कशन किया है डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग, तो इसीलिए मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आए, उसके लिए मुझे ज़रूर सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।